करेंगे बजट की। आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करने वाले हैं। दरअसल विष्णुदेव साय सरकार का ये पहला बजट होगा और पीएम मोदी की गारंटीज का इसमें रेणु ध्यान रखा जा सकता है और साथ ही युवाओं, महिलाओं और किसानों से जुड़े ऐलान संभव हैं इस बार के बजट में। तो साय कैबिनेट का ये पहला बजट, जहां आज बजट पेश होगा। बजट में महिलाओं और युवाओं पर ज्यादा फोकस की बात कही जा रही है और आज साय सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना बजट पेश करेंगे और ये बजट मोदी की गारंटियों से भरा होगा। और आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है और ऐसे में वित्त मंत्री ने कहा यह बजट राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया। छत्तीसगढ़ की जीडीपी को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। राज्य का समूचा विकास करना हमारी प्राथमिकता सूची में है। और इस ऐलान के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह बजट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बजट कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है। हमारे साथ हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी। ओपी चौधरी जी, कल छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत होने वाला है। फोकस किस पे होने वाला है, क्योंकि लगातार सरकार जो है विकास की बात करते रही है। कल का इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स और गवर्नेंस के माध्यम से फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना, हमारी संस्कृति, हमारे समाज के सभी पक्षों को ध्यान देना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल का बजट हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नहीं, पिछली सरकारों की तुलना में भी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है और अभी वर्तमान वर्ष में जो वित्तीय वर्ष है 2023-24 उसके जीडीपी विकास का जो आकलन है आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 6.56% का है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.32% का है। तो जो 5 सालों में माफिया राज और भ्रष्टाचार चला, अव्यवस्था फैली रही, उसके कारण इकोनॉमी भी स्लो डाउन हुई है। हर जगह हम सिस्टम जब खराब होता है तो सरकार के खजाने में कम पैसा आता है और जो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता है। जब हम कहीं पर सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, सिस्टम को बना देते हैं, तो सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा आता है, भ्रष्टाचारियों की जेब में कम पैसा जाता है। तो हम निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हर डिपार्टमेंट में, हर जगह जो अव्यवस्था फैली हुई थी, जो एनार्की फैली हुई थी, उसे समाप्त करके व्यवस्था स्थापित करने के लिए की रणनीति पर आगे आएंगे, जिससे सरकार के खजाने में पैसे बढ़ेंगे और सरकार के खजाने। आज विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है। ओपी चौधरी राज्य के दूसरे ऐसे वित्त मंत्री होंगे जो बजट पेश करेंगे। और अब तक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रामचंद्र सिंह देव बजट पेश करने वाले इकलौते अलग से वित्त मंत्री थे। चलिए बताते हैं कि बजट की बड़ी बातें क्या रहेगी। विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट ही होने वाला है और ऐसा दूसरी बार है जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। पहली बार रामचंद्र सिंह देव ने यह बजट पेश किया था और बजट पेश करने वाले एकमात्र वित्त मंत्री वे हुआ करते थे। और वित्त मंत्रालय 20 साल बाद अलग वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट तैयार किया। बजट में कई योजनाओं का ऐलान भी हो सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर कुछ नया संभव है। स्किल डेवलपमेंट पर फोकस होगा। नई सड़क निर्माण के लिए बजट में प्रावधान संभव है, जिसमें शिक्षा और खेल के लिए भी कई योजनाएं लाई जा सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था का भी प्रावधान हो सकता है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए कई योजना आ सकती है। नए स्टेडियम के निर्माण की योजना भी संभव है। महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर होगा। महतारी वंदन योजना पर सिंगल निगरानी पोर्टल की भी व्यवस्था इस बजट में रहेगी। साथ ही कानून व्यवस्था में पुलिस थानों का निर्माण के लिए भी योजना संभव है। साइंस सिटी के लिए प्रावधान भी आ सकता है इस बजट में। दरअसल एस्ट्रो पार्क की प्रयोगशालाओं के लिए योजना चल रही है और इस बार ये बजट रेणु अब काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये तो सरकार का पहला बजट है और दूसरे इस बजट के सामने आने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों को क्या कुछ मिला उसकी एक
झलक भी देखने को मिलेगी। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे आज के बजट को लेकर। युगल, आज का जो बजट है वो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एक तो ये पहला बजट इस सरकार का रहेगा और फिर आगे लोकसभा का भी चुनाव होना है। देखिए, बीजेपी को 15 साल सरकार चलाने का बेहतर तजुर्बा रहा है और इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि आने वाला जो बजट होगा छत्तीसगढ़ के उत्तरोत्तर विकास के लिए बेहतर होगा, जैसा दावा भी किया जा रहा है। 1,21,000 करोड़ से अधिक का ये छत्तीसगढ़ का बजट है और हालांकि अब ये पूरी तरह से बढ़ चुका है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और खास करके ग्रामीण अंचलों के क्षेत्रों के लिए एक बेहतर बजट साबित होगा, ऐसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी शुरू से दावा करते रहे हैं। हालांकि अभी किन किन क्षेत्रों पर जो समग्र बजट का जो रहेगा उसका तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हर कोई यही उम्मीद लगाए हुए हैं और आज बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपनी बजट है वो पेश करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि एक बेहतर बजट होगा छत्तीसगढ़ के लिहाज से ही, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और आज जब बजट पेश किया जाएगा तो सभी को उम्मीदें हैं, चाहे वो प्रदेश के किसान हो, युवा वर्ग हो, महिला है, सभी को आस है, उम्मीद है। ऐसे कर्मचारी भी हैं जो संविदा की मांग, लगातार संविदा से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, उनको भी वो भी टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि उनके लिहाज से क्या है, क्योंकि छत्तीसगढ़ माओवाद प्रभावित क्षेत्र है। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर के, पुलिसिंग को लेकर के किस तरह से बजट में प्रावधान रहेगा। युवाओं की संख्या छत्तीसगढ़ में अधिक है, युवा वोटर्स की संख्या काफी है, तो युवाओं के भविष्य को तराशने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए किस तरह से इसमें प्रावधान किए जा रहे हैं, ये तमाम ऐसे जो विषय हैं जिस पर बजट का प्रावधान होना चाहिए और उम्मीद है कि बेहतर बजट होगा। आज ओपी चौधरी अपनी बजट है वो पेश करेंगे दूसरे वित्त मंत्री के रूप में, जब अविभाजित मध्य प्रदेश के बाद रामचंद्र सिंह वित्त मंत्री। बात ये भी है कि जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव है और उसके मद्देनजर बजट के अंतर्गत सारे सेक्टर्स पर लगभग फोकस किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा जो छाप है छोड़ने की कोशिश की जाएगी पब्लिक में। और लोक लुभावन बजट विपक्ष कह रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अभी अगर हम बात करें तो बजट को लेकर के विपक्ष की प्रतिक्रिया ऐसे तो अभी फिलहाल आई नहीं है। जैसे ही बजट पेश होगा उसके बाद प्रतिक्रिया बिल्कुल उनकी आनी शुरू होगी, लेकिन जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, वो लगातार दावा करते रहे हैं। और वैसे भी ओपी चौधरी पूर्व IAS हैं, तो उम्मीद सबको खास है कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से, इसके विकास के लिहाज से एक बेहतर और उम्दा बजट वो पेश करेंगे। तो सभी को उम्मीद है, सभी को भरोसा है। और फिलहाल जिस तरह से छत्तीसगढ़ का बजट है, लगभग 1.5 लाख करोड़ से अधिक का बजट अब तक हो चुका है, तो उम्मीद है एक बड़ा बजट छत्तीसगढ़ के लिए पेश किया जाएगा। और जैसे कि वित्त मंत्री कहते रहे हैं, पूर्व सरकार पर लगातार हमला बोलते रहे कि भ्रष्टाचार की वजह से जो आर्थिक स्थिति है सरकार, राज्य सरकार की, वो बढ़ नहीं पाई थी, अच्छा सुदृढ़ नहीं हो पाया था, भ्रष्टाचारियों के जेब पे ज्यादा पैसा गया है, ये लगातार ओपी चौधरी कहते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार पर। तो देखना होगा कि आने वाला बजट किस तरह से होगा, कितना लोक लुभावन होगा, उसकी बाद जो प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप जरूर चलेगा। लेकिन अभी प्रदेश के युवा, महिला, किसान, चाहे कर्मचारी, सभी को उम्मीद है, या सभी कम शब्दों में अगर कहें छत्तीसगढ़ का युगल, तो ये शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावित करने वाला बजट हो, तभी ये 11 सीटों पर प्रभाव डाले। कोशिश यही रहेगी वित्त मंत्री की भी और बीजेपी सरकार की भी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए युगल। आगे डिटेल्स, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। बिल्कुल, और रुख करेंगे अगली खबर का, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए 2 घंटे का समय तय किया गया है। कल विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हुआ था। 30,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। लाडली बहना योजना 2023 के लिए 1648 करोड़, आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 614 करोड़ प्रावधान किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 760 करोड़ का प्रावधान है। और विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान फिर हरदा का विषय फिजा में तैर सकता है, गर्मा सकता है इससे माहौल और ज्यादा। जाहिर सी बात है, हरदा मामले में न्यायिक जांच की मांग कर रहा है विपक्ष और इसको भी सत्र के दौरान हंगामे के आसार। बजट को लेकर भी विपक्ष के तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। तो चर्चा होनी है और इस चर्चा में स्वाभाविक रूप से जो गर्मा गर्मी है या प्रदेश की राजनीति है उसका असर सदन में देखने को मिल सकता है।
और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां आईपीएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी जानकारी मिल रही है। 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है और इनमें नाम भी आपको बता दें, जहां निखिल अशोक कुमार रखीचा को सुकमा का प्रभार दिया गया, रॉबिन्सन गुरिया को नारायणपुर का प्रभार, दंतेवाड़ा में राज नाला स्मृति को जिम्मेदारी दी गई है। संदीप कुमार पटेल की भानुप्रतापपुर में तैनाती हुई है, विकास कुमार को कबीरधाम की जिम्मेदारी दी गई है, मोहला मानपुर अंबागढ़ की चौकी में मयंक गुर्जर को पदस्थ किया गया है। गृह विभाग ने जारी किया आदेश, जहां ये तमाम नाम आपको बता रहे हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में पदस्थ किया गया है। और रायपुर आईपीएस अधिकारियों का तबादला बड़े पैमाने पर एक बार फिर से प्रशासनिक कसावट की खबर, जहां आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और अब बात करेंगे मुरैना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4 दिवसीय प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। दरअसल सुंदरपुर इलाके में अयोध्या धाम की तर्ज पर बनाए गए टेंट सिटी में सम्मेलन का उद्घाटन प्रांतीय संघ चालक अशोक पांडे और प्रांत कार्यवाहक शिवंत इंदापुरकर ने किया। और इस दौरान प्रदेश भर से आए संघ के 2500 कार्यकर्ता मौजूद रहे और आज इस सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि हर 3 साल में संघ के प्रांतीय संघ चालक का चुनाव किया जाता है। मोहन भागवत के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और रूट का ट्रायल भी किया गया। कांग्रेस को एक और झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदस्यता दिलाई और आप ये देखिए कि लगातार कांग्रेस के बड़े चेहरे भी अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता विवेक गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखिए। और अब हरदा से बड़ी खबर, जहां हरदा हादसे के बाद यहां पर नहर में बारूद फेंकने का वीडियो सामने आया। नहर के पानी में सुतली बम फेंकने का वीडियो सामने आया है। दरअसल सिराली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में नहर किनारे हजारों सुतली बम फेंके हुए देखे जा सकते हैं। दरअसल गेहूं के खेत में पानी देने आए किसानों ने इसे रोका। तो वीडियो में किसान बता रहे हैं कि पटाखे फेंकने वाले ने तहसीलदार का नाम लिया। फेंकने वाले सिराली नगर पंचायत के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। फिलहाल तहसीलदार वीरेंद्र उइके ने कहा कि उनका झूठा नाम लिया जा रहा है। देर रात कुछ जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता प्रवीण जुड़ गए। प्रवीण, भीषण अग्निकांड और उसके बाद सुतली बम नदी में फेंके जाने की खबर, पूरा मामला बताएं। जी रेणु जी, ये बड़ा दुखद विषय है कि अभी जो हरदा हादसा जो 6 फरवरी को हुआ था, उसमें जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनके आंसू भी नहीं थमे थे और इस तरह के कृत्य सामने आने लग गए। जो गुनाहगारों के मददगार हैं, वो गुनाहगारों की मदद किस तरीके से कर रहे हैं, ये उसका एक उदाहरण है कि हरदा के सिराली में जो नगर पंचायत की जो का वाहन है, सरकारी वाहन है, उससे जो सरकारी कर्मचारी जो है इस तरीके से फटाके जो जिसमें कई लोगों की जान गई, उन फटाकों को खत्म करने का काम नहर के पानी में कर रहे हैं। वहां पर मौजूद किसानों ने कल रात उनको रोका था। ये सिराली का पूरा मामला है, विक्रमपुर नहर जो जाती है वहां का ये पूरा मामला है। जब उनको रोका तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा मामला है और ये इस तरीके का कार्य उनको जो सिराली तहसीलदार है करने को कहा है। लेकिन जब सिराली तहसीलदार से उनसे इस बारे में उनका पक्ष हमने जाना तो उनका ये कहना था कि उन्होंने जो पीपल पानी में एक अवैध फटाका फैक्ट्री चल रही थी, वहां पर लगभग 2 ट्राली रस्सी बम, सुतली बम उन्होंने वहां से बरामद किए थे और उनको उन्होंने वहीं पर नष्ट कर दिया था पानी डालकर। उन्होंने ये कार्य नहीं करवाया। अगर तहसीलदार का ये कहना है, कर्मचारियों का ये कहना, किसान का ये कहना, तो ये काम किसने करवाया। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने नगर पंचायत के सीएमओ राहुल शर्मा से बात की तो राहुल शर्मा का ये कहना था कि उन्होंने तहसीलदार को गाड़ी दी है और तहसीलदार ने गाड़ी का क्या उपयोग किया इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। तो इस पूरे मामले में तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि नगर पंचायत के कर्मचारी भी उनका नाम ले रहे हैं। ये भी एक जांच का विषय प्रवीण, और जिस तरह से सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सवाल तो उठाएगा ही, लेकिन इसका जवाब जांच के बाद मिलेगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या रहा। बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। हरदा के घर घर में मौत की फैक्ट्री देखने को मिली। जब न्यूज़ 18 की खबर दिखाए जाने के बाद इसका खुलासा हुआ, तब प्रशासन इसमें अलर्ट दिखाई दे रहा है।
पटाखा फैक्ट्री के सामने घर में छापेमारी की गई, जहां घर से 5 बोरी बम बरामद किया गया। घर में ही सुतली बम बनाने का काम होता था। प्रशासन ने पानी डालकर खराब किए सभी बम। आ जाइए। तो जो है वो किया जा रहा है और आने वाले समय वहीं फेसबुक लाइव में शिवसेना उद्धव गुट के नेता की हत्या, पूर्व पार्षद अभिषेक घोषालकर गोली मारकर हत्या की गई। दरअसल फेसबुक लाइव पर चर्चा के दौरान ही गोली मार दी गई। आरोपी ने खुद को भी 4 गोलियां मारी हैं। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी की पहचान मॉरिस के रूप में की गई है। मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अनोखा चौंकाने वाला ये पूरा मामला जहां फेसबुक लाइव के दौरान ही गोली मारी गई है। और ये तस्वीरें आप देखिए। ये फेसबुक लाइव खत्म करके शिवसेना उद्धव गुट के नेता जैसे ही वहां से चलने के लिए खड़े हुए, तभी अचानक उन्हें गोलियां मारी गईं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी देखा जा रहा है। और रायसेन हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। दरअसल भोपाल में इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सहित कुछ लोगों को टक्कर मारी थी। हादसे में 9 लोग घायल हुए थे। गंभीर घायलों को किया गया था भोपाल रेफर। और इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद की तस्वीरें जो सामने आई थी वो हमने आपको दिखाई। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। वहीं सूरजपुर में होटल में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फ्रिज कंप्रेसर फटने की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस आग पर किसी तरह से काबू पाया। दरअसल भटगांव नगर पंचायत के गुनगुन ढाबा की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर भटगांव नगर पंचायत के गुनगुन ढाबा में भीषण आग लगने का ये मामला सामने आया है। और निवाड़ी में सराफा व्यापारी से लूट की कोशिश की गई। 4 बदमाशों ने कट्टे से हवाई फायर किया। गहनों से भरा बैग लूटने की कोशिश की गई और व्यापारी ने बदमाशों का डटकर मुकाबला भी किया। और इसकी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देखिए किस तरह से लूटपाट की कोशिश का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। मैं दुकान बंद करके आ रहा था तो हमारे घर के ही सामने 4 लोग अज्ञात खड़े हुए थे, मोटरसाइकिल थी 2। तो उन्होंने हमारे ऊपर यहाँ पे फायर किया और मेरा बैग जो लिए हुए थे वो छीनने की कोशिश की। और फिर मैं अपने आवाज़ लगाई और सभी लोग दौड़े तो वो भाग गए। यादी राजन सोनी है, अपनी दुकान से करीबन 20 बजे आ रहे थे वापस, तो कुछ लोगों ने इनका थैला छीनने का प्रयास किया है, तो उसकी तस्दीक करवा रहे हैं और फुटेज वगैरह देख रहे हैं। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी। क्या लग रहा है सर, किस उद्देश्य से आए थे हो, क्या पूरी इसको लेकर? घटना करने आए थे, जैसा कैमरे में देखने को मिल रहा है कि उन्होंने बैग छीनने का प्रयास किया है। खबर टीकमगढ़ से, जहां केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल ने बच्चों के माथे से तिलक हटवा दिया। दरअसल तिलक हटाने को लेकर बच्चों के अभिभावकों ने इस पर आपत्ति जताई है, जिसके बाद बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अभिषेक खरे ने प्रिंसिपल को चेतावनी दी है और कहा कि माथे से तिलक हटाया तो विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, किसी के माथे से तिलक नहीं हटाया जा सकता। बीजेपी उपाध्यक्ष अभिषेक खरे ने कड़े शब्दों में प्रिंसिपल को हिदायत दी। दिन पूर्व हमें एक जानकारी मिली, कुछ बच्चे जो कि जिनके परिवारों में पूजा पाठ की पद्धति है, वो निश्चित तौर पर पूजा करके और तिलक लगा के और अपने विद्यालय गए। तो उधर की जो प्रिंसिपल हैं सपना तोम्बे करके, जो प्रिंसिपल हैं केवी की, उन्होंने वो तिलक सारे बच्चों के धुलवाए। कहीं भी ये रूल भी नहीं है कि कोई लगा के क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये सब बातें हुई, उनसे उन्हें आगाह किया है, आग्रह किया है। यदि उसके बाद भी वो दोबारा गलती करती हैं, और भी विद्यालयों की ऐसी जानकारी है टीकमगढ़ में, कुछ और विद्यालयों में इस प्रकार का प्रयोग चल रहा है, ये सबके लिए एक मैसेज है कि कोई गलती करेगा तो उसको सुधारने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि ये भूल गए हैं। मुस्लिम समाज की महिलाओं को उत्पीड़न से निजात दिलाने के मकसद से प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में 3 तलाक कानून खत्म किया था।
जिसके मनेंद्रगढ़ में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर की एक महिला को उसके पति ने शादी के केवल 6 महीने के अंदर ही उसे 3 तलाक दे दिया। जानकारी के अनुसार पति ने शराब के नशे में महिला को कॉल किया और उसे तलाक दे डाला। और हालात तो यहां तक हैं कि पीड़ित महिला ने लिखित शिकायत तक पुलिस को दी, लेकिन महीने भर बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। अम्मी और भाई और मैं थी, पापा नहीं थे, पापा गाड़ी चलाने गए थे। तो नशे में आके बोलता मैं 3 तलाक देता हूँ तेरे को। तो 3 तलाक फिर समाज बैठा ले, सबको पता चला कि 3 तलाक दे दिया है। तो सब समाज वाले से पूछे तो बोलते रहे कि नहीं 3 तलाक हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये बोलता तुम लोग को मार डालूंगा, तुम लोग ऐसे कर रहे हो तो तुम लोग को मार के मैं फेंक दूंगा। देखता हूँ कौन का कर लेता है, कौन का नहीं करता। तो बताइए ना, हम लोग गरीब इंसान क्या करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे। उन लोग तो भाई पैसा वाले, हम लोग तो भाई गरीब हैं। हाँ, केस उस लिखे हैं पुलिस वाले, बस हो गया, कुछ नहीं करना, पकड़ के ले गए ना कुछ भी करे। दिल्ली में पूछे और अपनी इलाहाबाद के मस्जिद में पूछे, बोले तलाक दे दिया, 3 बार तलाक दे दिया तो तलाक हो गया, अब उसको कुछ नहीं रियायत होने वाला है। बस यही फैसला था। फिर उसके बाद माताजी बोले कि 1 महीने रुक जाओ, फिर देखते कैसा क्या करना है। तो रुके रहें। फिर 3 तारीख को जाके हम लोग केस लिखवाए। और अब बीजापुर से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों ने जियो टावर में आग लगा दी। नक्सलियों ने बेंचुरम में टावर में आग लगाई। दरअसल जांगला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इलाके में सर्च अभियान जारी है। एसपी अंजनेय वैष्णव ने इसकी पुष्टि भी की है। तस्वीरें सामने आई कुछ, जहां पर टावर में आग लगाए जाने के मामले में देखिए ये तस्वीर सामने आई है। तो एसपी अंजनेय वैष्णव ने पुष्टि की है, जहां पर जियो के टावर में आग लगाने की वारदात को अंजाम दिया गया। और ये तस्वीरें भी आप देखिए। बीजापुर से बड़ी खबर, नक्सलियों ने मोबाइल टावर में आग लगाई। बेंचुरम में टावर में आग लगाने का ये पूरा मामला सामने आया। और बड़वानी में तहसीलदार और युवक में विवाद हुआ। तहसीलदार पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा। दरअसल कलेक्टर राहुल हरिदास ने कार्रवाई की और कलेक्टर ने तहसीलदार को अटैच किया। मामले की जांच रिपोर्ट आने तक अटैच हुए। कलेक्टर कार्यालय बड़वानी में किया गया अटैच। पान सेमल तहसीलदार हैं हितेंद्र भावसार। की है और सूरज सिंह विरुद्ध दशरथ वगैरह के नाम से दर्ज था प्रकरण, जिसमें नायब तहसीलदार कोर्ट के द्वारा रास्ता खुलवाने का आदेशित किया गया था। उसके पश्चात अनुभागीय अधिकारी के न्यायालय में भी प्रकरण अपील में आया था, उसमें भी उस आदेश को यथावत रखा था। सर, उसमें कथित तौर पे थप्पड़ मारने की भी बात कही जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इसके बाद और बीजेपी के गांव चलो अभियान का दूसरा दिन, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अभियान के तहत गुना के आवन गांव पहुंचे। आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मंदिर में सफाई अभियान चलाएंगे। ग्राम टोली के साथ बैठक करेंगे। दीवार लेखन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे वीडी शर्मा और कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात भी करेंगे वीडी शर्मा। गुना के आवन गांव पहुंचेंगे और आज कुछ प्रमुख बैठकें। गांव चलो अभियान का दूसरा दिन आज। मंदिर में सफाई अभियान की भी झलक आपको देखने को मिलेगी। गांव चलो अभियान के अंतर्गत आज दूसरा दिन, जहां आज गुना के गांव में वीडी शर्मा नजर आने वाले हैं और आज के दिन कुछ प्रमुख बैठकें, लोगों से बातचीत करेंगे, वहां की परिस्थितियां भी देखेंगे। मंदिर में सफाई अभियान भी चलाएंगे वीडी शर्मा। दीवार लेखन कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा और साथ ही कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर मुलाकात करेंगे।